हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि उमलिंगा पास को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पंजशीर वैली को लेकर के। तो पंजशीर वैली को अगर हम मैप में व्यू करें तो आप सभी को पता है अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था लास्ट ईयर जब तालिबान ने वहाँ पर टेक ओवर किया। तो तालिबान के खिलाफ में रेजिस्टेंस देखने को मिला था और जो रेजिस्टेंस जहाँ पर किया गया जिसकी वजह से जो एरिया न्यूज़ में रहा वो एरिया था पंजशीर वैली। ये जो पंजशीर वैली है वो हिंदुकुश माउंटेन रेंज के पास में अफगानिस्तान का जो नॉर्थ सेंट्रल वाला पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। पंजशीर वैली पंजशीर रिवर के द्वारा डिवाइडेड है और जिसका मीनिंग होता है, पंजशीर का मीनिंग होता है 5 फ्लुएंस। अगर इससे हिस्ट्री से रिलेटेड बात करें तो 10th सेंचुरी में महमूद गजनवी यहाँ पर थे और उस टाइम में 5 ब्रदर्स ने मिलकर के यहाँ पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया था ताकि फ्लड जैसे इशू की वजह से यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको कुछ इशू फेस ना करने पड़े। और उन्हीं के बाद में ये जो एरिया है, ये जो वैली है, इसको 5 फ्लुएंस के नाम से जाना जाने लगा। मतलब इसका जो मीनिंग है, पंजशीर का जो मीनिंग है वो 5 फ्लुएंस हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मूवमेंट चलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उनको एक तरीके से फाइनेंस किया जाता है। यहाँ पर कुछ एमरल्ड्स पाए जाते हैं, कुछ प्रीसियस स्टोन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है हर रेजिस्टेंस मूवमेंट को। इसकी वजह से ये जो पंजशीर वैली है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ओके, तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसकी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं यूक्रेन की जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं। तो उनकी जो लोकेशन है वो आपको स्पेसिफिक यूक्रेन की जो मैप है उसमें पता होना चाहिए। लास्ट ईयर अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो इसमें कौन कौन से एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे और उनकी लोकेशन अफगानिस्तान के मैप में कहाँ पर लोकेटेड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 5G सर्विस को लेकर के, और इसमें इंपॉर्टेंट बात रखी गई है हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा कि इस साल के अगस्त सितंबर तक अगर हम बात करें तो 5G सर्विस को रोल आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है कि जून 2022 तक हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन का कंप्लीट जो भी प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो भी अपनी रिकमेंडेशन दी, जिनके बेसिस पर जो भी सजेशन दिए गए थे कि क्या क्या चेंजेस किया जाने चाहिए प्राइजेस में, उन सभी के अकॉर्डिंग उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राई जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो 1997 का जो ट्राई एक्ट है उसी के सेक्शन 3 के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्राई को बनाया गया था एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में। हमारे इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है ट्राई जो ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राई की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 फुल टाइम मेंबर्स हो सकते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ ईस्ट की विजिट पर, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया। एक तो मेजर उन्होंने डिस्कस किया कि प्रेजेंट टाइम में जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि आसाम और मेघालय में जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसका सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की कोशिश की दोनों स्टेट्स ने मिल करके। अभी हम प्रेजेंट टाइम में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी अरुणाचल प्रदेश और जो आसाम है उसके बीच में भी रेगुलरली बाउंड्री जो डिस्प्यूट है उसके सॉल्यूशन की तरफ वर्क किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तो इस पॉइंट के ऊपर बात की, दूसरा उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट सबसे वायलेंट पॉइंट अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो प्रेजेंट टाइम में अप्सा एक्ट है। तो इसको लेकर के भी उन्होंने बोला कि हमने
किसी किसी स्टेट में जो अगर हम देखें तो पार्शली बेसिस पर जो अप्सा एक्ट है उसको रिमूव करने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से पीस और स्टेबिलिटी हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि जो अप्सा एक्ट है उसको नॉर्थ ईस्ट से लिफ्ट कर दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंट बात ये रखी कि डेकेड से, लगभग दशकों से यहाँ पर जो वायलेंस के जो इशू बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट में वो लगभग अब खत्म होता जा रहा है। जो भी मिसट्रस्ट था यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कि हम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं या नहीं हैं, हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की है कि इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है, ना सिर्फ हमारी कंट्री से बल्कि अदर एरिया से भी। जैसे कि अगर हम बांग्लादेश के थ्रू देखें, म्यांमार के थ्रू देखें, नॉर्थ ईस्ट को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि इजीली वहां पर अदर पॉइंट्स के थ्रू भी वहां पर कनेक्टिंग किया जा सके। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि अपने जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसमें बोला कि काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू रहते थे, काफ़ी ज़्यादा रेगुलर यहाँ पर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट रहता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ट्रस्ट है जो डेवलप हुआ है, जो मिस ट्रस्ट है वो ख़त्म हुआ है। वो ट्रस्ट यहाँ के लोगों के बीच में और जो इंडिया है, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी कंट्री है, उनके बीच में एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में जो ट्रस्ट है वो टाइम के साथ में डेवलप हुआ है। अब बात आती है अप्सा को लेकर के। तो अप्सा को लेकर के आप सभी को पता है 1958 में एक एक्ट बनाया गया था स्पेसिफिक उस एरिया को रेगुलेट करने के लिए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाता है। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आसाम, मणिपुर, नागालैंड में जो पार्शियली बेसिस पर जो अप्सा है उसको विड्रॉ कर लिया गया है और जल्द ही कोशिश की जाएगी कि पीसफुल कंडीशन अगर इसी तरीके से बनी रही तो अप्सा एक्ट को कंप्लीटली भी यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, मिस उसको लैप्स कर दिया जाएगा। अब अप्सा से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको अप्सा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और अभी हमने जो ट्राई को लेकर के डिस्कस किया वो स्पेसिफिक यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कंपोजिशन को लेकर के, कब बना, किस तरीके की बॉडी है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अप्सा जो है, यहाँ पर अप्सा जो है 1958 में एक एक्ट बनाया गया जिसमें आर्म्ड फोर्सेज जो थी उसको पावर दी गई। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के जो 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर, इससे पार्शियली विड्रॉ किया गया है अप्सा को। अभी भी लेकिन ये जो स्टेट है जहाँ से पार्शियली विड्रॉ किया गया है यहाँ पर अभी भी इम्प्लीमेंटेड है और अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर भी ये जो अप्सा एक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में इम्प्लीमेंटेड है। अप्सा होता क्या है? कोई भी डिस्टर्ब्ड एरियाज, ओके, डिस्टर्ब्ड एरियाज, अब इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड एरिया होता क्या है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्मी को वहाँ पर पावर दी जाती है कि आप यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी लेकर के आइए। डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया होता है, अप्सा एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके थ्रू एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है कि इस एरिया को हम डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं और एक ऐसा एरिया जहां पर किसी भी पॉइंट्स के बेसिस पर, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पर, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल जो ग्रुप्स हैं, कास्ट, कम्युनिटी, इन सभी में अगर कुछ क्लैश देखने को मिलता है तो इस एरिया को, मान लो वहाँ पर 2 अलग अलग कम्युनिटी रहती है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुए और जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन ही नहीं की जा रही है, तो अप्सा एक्ट के अंडर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। अब ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है इसको डिक्लेयर करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो स्टेट का जो गवर्नर है उसके पास है, यूटी अगर वो है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर के पास है और उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। या तो कम्प्लीटली उस स्टेट का, यूटी का कम्प्लीटली पार्ट को आप डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हो या फिर उसके किसी एक पार्ट को भी कि जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट है वह उसको भी आप डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हो। जो अप्सा एक्ट है उसके अंडर आर्मी को इतनी पावर होती है कि विदाउट एनी वारंट वो किसी भी घर को सर्च कर सकते हैं, विदाउट एनी वारंट किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हैं। उनके पास में मतलब वो फायरिंग करने की भी उनके पास में पावर होती है। ये सारी जो स्पेशल पावर्स हैं वो दे दी जाती हैं आर्मी को।
अब अप्सा को लेकर के विड्रॉ करने की बात क्यों की जा रही है? देखो, इसकी वजह से अप्सा लास्ट 60 ईयर से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो भी इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो जो एक तरीके से जो अप्सा एक्ट है उसी को लेकर के जो इशू है वो क्रिएट होने लग गई। यहाँ पर बहुत सारी अगर हम देखें तो बहुत सारी जो लोकल जो पॉपुलेशन है और जो आर्मी है उनके बीच में क्लैश देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि जो अप्सा एक्ट है उसको रिमूव किया जाए। ओके, अब देखो इसका प्रॉफिट भी हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी इंसर्जेंसी थी जिस टाइम अप्सा एक्ट बनाया गया उससे पहले। तो अप्सा एक्ट बनाने के बाद में यहाँ पर जो भी इंसर्जेंसी थी, जो भी यहाँ पर इलीगल इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। मतलब एक इसका पॉजिटिव बेनिफिट भी देखने को मिला है कि नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी ज़्यादा हम इंडिया में इंटीग्रिटी लाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया है। ओके, अब देखो अगर हम बात करें तो क्या इस एक्ट को टाइम टू टाइम रिव्यू किया गया है? तो 2004 में बीपी जीवन रेड्डी की एक कमेटी बनती है, उस कमेटी ने इसको रिव्यू किया। उन्होंने बोला था कि इसको हटाया जाना चाहिए और यूएपीए जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसी के अंडर कुछ स्पेशल पावर देकर के इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब अप्सा एक्ट को रिपील किया जाए। उसके बाद में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो 5th रिपोर्ट है वो भी इसको रिपील करने की बात करती है। जीके पिल्लई जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने भी इसके रिपील को सपोर्ट किया। फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो है, उन्होंने भी बोला कि इसको रिपील किया जाना चाहिए। अगर आप इसको रिपील नहीं कर सकते तो कम से कम इसको टाइम के साथ में अमेंड तो आप जरूर कीजिए। ओके, तो इस तरीके से अप्सा से रिलेटेड हर फैक्ट्स जिसको आप मेंस में इजीली इसको लेकर के आंसर लिख सकते हो और प्रीलिम्स में भी जो अपने आंसर्स हैं उनको ईजिली टिक कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यहाँ देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कुछ स्पेशल बात रखी है कि रमज़ान का जो महीना चल रहा है इसमें श्रीनगर की जो जामिया मस्जिद है, हिस्टोरिक जामिया मस्जिद है, वहाँ पर आपको प्रेयर्स नहीं करनी दी जाएगी। अब इसको लेकर के वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है, आप सभी को पता है वहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने मिल करके एक ग्रुप वहाँ पर बनाया था जिसको गुपकार अलायंस या गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये रीजनल पार्टीज़ ने मिलकर के जो अलायंस है वो इसलिए कंस्ट्रक्ट किया था कि 5 अगस्त 2019 को जब स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के और आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, तो उसके बाद में दोबारा से स्पेशल स्टेटस दिलवाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को कोशिश करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक साथ मिलकर के जो भी पॉइंट्स जिनको लेकर के प्रॉब्लम है उनको लेकर के हम एक साथ मिलकर के यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुपकार डिक्लेरेशन है उन्होंने ये बात बोली है कि किसी भी पर्सन का जो रिलीजन को लेकर के जो राइट्स हैं उनको आप स्नैच करने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेस्ट बंगाल ने ऑफर किया है कि यूक्रेन से जो भी स्टूडेंट्स चाहे इंजीनियरिंग में आए हों चाहे मेडिकल एरिया में आए हों, वो जो कमबैक हुए हैं उनको हम यहाँ पर हमारी जो सीट्स है हमारे स्टेट की, उन सीट्स उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी एजुकेशन जो है कंप्लीट हो। आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन में हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट स्पेसिफिक मेजॉरिटी में मेडिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बने हुए थे, जिनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में होना चाहिए। और यहाँ पर यूक्रेन से जैसे स्टूडेंट वापस आए तो एक मेजॉरिटी में एक स्पेसिफिक इस पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था कि जो भी स्टूडेंट आए हैं जिनकी एजुकेशन वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई है और एजुकेशन में अब हार्डल्स क्रिएट होगी, तो उनके कैरियर को बनाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर फोकस करे। तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया था कि आप इसके लिए स्पेसिफिक अपनी बात रखिए कि जो भी हमारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें हर ईयर में सेमेस्टर वाइज जो है इन स्टूडेंट्स को एंट्री दी जा सके ताकि जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी सेम प्रोसीजर को अपनाया और यूनियन गवर्नमेंट से ये बात रखी, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर के अभी तक अपना कोई आंसर नहीं दिया। अब वेस्ट बंगाल ने ऑफर किया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कम बैक किए हैं उनको हम क्या करेंगे,
अपनी तरफ से यहाँ पर जो भी हमारी सीट्स हैं वो अवेलेबल करवाएंगे ताकि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो। देखो, जब यूक्रेन में ये इशू क्रिएट हुआ तो हमने ये देखा कि हमारे इंडिया के स्पेसिफिक जो मेडिकल स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी एजुकेशन वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये इशू भी सामने आया था और उसका मेजर रीज़न ये था कि हमारे इंडिया में अभी भी जितने लोग नीट का फॉर्म फिल करते हैं उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी भी गवर्नमेंट जो सीट है वो काफ़ी कम है। प्राइवेट सीट में अगर आपको एंट्री लेना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम जो है वो खर्च करनी पड़ती है। ओके, और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, स्पेसिफिक जो यूक्रेन है, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर चाइना हो गया, इन कंट्रीज़ में जो मेडिकल एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है, इसलिए हमारे इंडिया से जो स्टूडेंट है वो इन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। ओके, लेकिन अगर हम देखें तो उन कंट्रीज़ से जब एजुकेशन कंप्लीट करके आते हैं तो हमारे इंडिया में एक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है उनका, और उस टेस्ट को क्रैक करने का अगर हम रेशियो देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। 2 to 3% जो स्टूडेंट्स हैं वो उस नंबर्स में से ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस एजुकेशन टेस्ट को कंप्लीट कर पाते हैं, क्रैक कर पाते हैं, और तभी जाकर के वो इंडिया में अपना जो प्रोसीजर है, अपना जो मेडिकल जो भी प्रोसीजर है उसको रेगुलर कर पाते हैं। अगर वो टेस्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया है तो वो इंडिया में जो भी अपनी प्रैक्टिस है उसको रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो एक मेजर इशू है, इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को उन्होंने ध्यान में भी रखा और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मेडिकल सीट्स हैं वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ की जाएंगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में एक डिसीजन ये लिया गया कि जो भी प्राइवेट सीट है, अभी प्रेजेंट टाइम में जितनी प्राइवेट सीट हैं उनमें से 50% जो सीट है उनको मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल में जितनी मेडिकल कॉलेज में जितनी फ़ीस के ऊपर एंट्री दी जाती है उसी फीस के ऊपर उनको एंट्री दी जाएगी। ओके, तो ये कुछ प्रोसीजर है जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कोशिश की है कि जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है अभी कोविड की नई वैक्सीन, इसमें अगर आप देखो तो जो वैक्सीन है उनका नाम है कोर्बेवैक्स। ओके, और कोवैक्सीन जो है मतलब 5 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीन दी जानी है उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बात रखी गई है कि जो भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो सभी बच्चों को वैक्सीनेटिंग किया जाए ताकि उनको बेनिफिट्स मिल सके और कोविड के दोबारा से जो केसेस हाइकअप हो रहे हैं उसकी वजह से चिल्ड्रन जो है वो इफेक्ट ना हो। लेकिन इस आर्टिकल में बोला गया है कि जनवरी 2021 में जब हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब भी इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने जल्दबाजी में ये काम किया था कि हमारे यहाँ पर कोवैक्सीन के जो फेज़ 3 ट्रायल के जो भी डाटाज है वो सामने नहीं आए थे, एफिकेसी और सेफ्टी डाटा, फिर भी हमने उसको इंश्योर किया था कि आप रेगुलर कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में भी जो एफिकेसी डाटा है वो क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाना चाहिए। हिस्ट्री नेचर में इस तरीके का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिए जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है म्यांमार को लेकर के। म्यांमार में आंग सान सू की, वहाँ पर उनको करप्शन के केस में एक तरीके से करप्शन का केस उनके ऊपर लगाया गया और उसके बाद में उनको पनिशमेंट दिया गया है। यहाँ पर एक सीरीज़ शो की गई है, हिस्ट्री शो की गई है कि किस तरीके से म्यांमार में जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर चल रही है और आर्मी जो है वो किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने रूल को वहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि जो आंग सान सू की है उनको काफ़ी टाइम पहले भी बहुत लंबे टाइम के लिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में जब पार्शली बेसिस पर डेमोक्रेसी लाने की बात की गई तो वहाँ पर जो आंग सान सू की है जब वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हुए तो उनके ऊपर कुछ अदर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। उसके बाद में जब पार्शली डेमोक्रेसी में लोगों ने वहाँ पर फ्रीडम को फील किया तो दोबारा जब इलेक्शन हुए 2019 के टाइम में तो उनको मेजॉरिटी देने की यहाँ पर कोशिश की। वहाँ की जो आर्मी है उसको लगा कि जो रूल है वो उनके हाथ से स्नैच हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कंप्लीट पावर को अपने अंडर कर लिया। तो यहाँ पर आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि आर्मी ने आंग सान सू की को तो आपने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ की कंट्री की जो कंडीशन है उसको आप किस तरीके से एक तरीके से कैप्चर कर पाओगे। मतलब जो भी वहाँ की पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, उन इशू को अगर आपको सोल्व करना है और अगर आपको रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाए रखना है तो आपको जो डेमोक्रेसी चाहे पार्शियली डेमोक्रेसी ही थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्क करना चाहिए ताकि जो पॉपुलेशन है वो आपके साथ में कनेक्टेड रह पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर
अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो फ्रूट्स के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम मानसून के बाद में बात करें तो हमारे इंडिया में अनसीजनल रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस देखने को मिला। दूसरी अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में मार्च और अप्रैल में जो टेम्परेचर है वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो गया। इन सभी की वजह से जो भी हमारे यहाँ पर जो भी फ्रूट्स तैयार किए जाते हैं वो अर्ली टाइम में ही अपने पेड़ से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से ये सारे जो इशू क्रिएट हुए। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मैंगो की बात करें, लेमन के जो प्राइजेस हैं वो आप देख रहे होंगे आपके रीजनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहे हैं, और इन सभी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं ये जो अनसीजनल रेनफॉल है और जो टेम्परेचर में जो हाइक अप देखने को मिल रहा है इन सभी की वजह से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो क्लाइमेट का इशू सामने आ रहा है। क्लाइमेट चेंज ऐसे ही तो होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जिससे आपकी जो डेली में जो भी रेगुलर में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें धीरे धीरे स्लाइटली चेंज होने लगेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि बहुत ही अर्ली टाइम से जो टेम्परेचर है वो मई जून की तरह अभी मार्च अप्रैल में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जो सीजन है वो टाइम के साथ में चेंज होते जाएंगे, रेनफॉल जो है वो चेंज होता जाएगा। जब नीड होगी तब काम होगा नहीं, और जब नीड नहीं होगी तब काफ़ी एक्सेस लेवल पर रेनफॉल होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज होने की ज़रूरत होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि क्लाइमेट जो है वो किस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है। मीन्स हमारे यहाँ पर पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। पोल्यूशन को अगर हमें कर्ब करना है, ख़त्म करना है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफर अपने को करना होगा, ताकि कम से कम एमिशन हो, और एमिशन जब कम से कम होगा तभी जो टेम्परेचर है उसको हम रेगुलर बना रख पाएंगे, और जो भी एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिल रहा है उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर अभी रशिया ने डिक्लेयर किया है कि पोलैंड और बुल्गारिया को जो भी हम नेचुरल गैस सप्लाई करते थे उसको हम बंद करेंगे। कारण ये बताया गया है कि वो रूबेल में अपना जो प्राइस, जो भी मनी वो दे रहे हैं, जो भी हमें हमारा जो पेमेंट कर रहे हैं वो रूबेल में नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ग्राफ के थ्रू शो कर रखा है कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ पर रशिया नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर बुल्गारिया में अगर हम देखें तो 77% नेचुरल गैस जो है वो रशिया से आती है, और पोलैंड में 40% जो है वो आती है कहाँ से, रशिया से आती है। अब यहाँ पर ईयू का इंपोर्ट शो कर रखा है कि कौन से कंट्री से कहाँ से नेचुरल गैस आती है। तो ईयू में 41.41% जो है वो रशिया से आती है, 16.2% नॉर्वे से आती है, अल्जीरिया से आती है, कतर से आती है, और अदर्स से भी आती है, मतलब स्मॉल कंट्रीज से आती होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस ग्राफ के थ्रू तो आपको पता लग रहा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर। अब यहाँ पर पॉइंट तो यही रखा गया है कि रूबेल में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो उनका जो भी सप्लाई उनको किया जा रहा था वो उनको रोक दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर अदर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पोलैंड और बुल्गारिया में जो गैस सप्लाई को स्टॉपेज किया गया है वो किस तरीके से इसको इफेक्ट करेगा। देखो अचानक तो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सभी कंट्रीज़ अपने यहाँ पर रिजर्व रखते हैं। पोलैंड में अगर हम देखें तो 40% वो रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब अदर कंट्रीज़ के ऊपर भी उनकी डिपेंडेंसी है वो ठीक ठाक है। लेकिन बुल्गारिया में 77% जो रशिया से है, मतलब यहाँ पर जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मेजोरिटी में ये डिपेंड करते हैं रशिया के ऊपर। देखो दोनों कंट्रीज़ की अगर हम लोकेशन को बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से यूक्रेन को जो सपोर्ट करता है ये दोनों कंट्रीज़, इसी को काउंटर करने के लिए रशिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पोलैंड जो है वहाँ से बहुत सारे जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जो हैं उसके थ्रू, पोलैंड के थ्रू यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं, इसीलिए पोलैंड के ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं। दूसरी बात आती है बुल्गारिया की, और बुल्गारिया में भी यहाँ पर कोस्टल रीजन पर कुछ डेवलपमेंट किया गया है जो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, इसीलिए ये जो बुल्गारिया है वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सेकंड बात रखी गई है कि पोलैंड और बुल्गारिया को ही क्यों यहाँ पर टारगेट किया रशिया ने। तो यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया, ओके, कि नाटो
की आउटपोस्ट बनाई जा रही है ब्लैक सी कोस्ट के ऊपर बुल्गारिया के पास में, और ये जो मेजर प्रोड्यूसर है, ये जो पोस्ट है वो मेजर प्रोड्यूसर है नॉन नाटो वेपन्स का, जिनको कीव भेजा जा रहा है। ओके, और दूसरा जो पोलैंड है वो सपोर्ट कर ही रहा है, इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब स्टॉपेज किया जाएगा। रशिया की जो सप्लाई है वो ना सिर्फ यहाँ पर है बल्कि यूरोप के 23 कंट्रीज़ में सप्लाई होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हंगरी, और इन 23 कंट्रीज़ में जो हंगरी है वो सिर्फ अब इस बात के लिए राजी हुआ है कि हम रूबेल में आपको पेमेंट कर देंगे, और कोई भी कंट्री जो है वो रूबेल में पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो जर्मनी और जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जब यूरोप में आप गैस सप्लाई बंद करोगे तो आप सभी को पता है कि विंटर सीजन में यहाँ पर हीटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो नेचुरल गैस के ऊपर, इसके अलावा अगर हम देखें जो अदर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी है, लेकिन नेचुरल गैस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है क्योंकि एक वो क्लीन फ्यूल माना जाता है, उससे एमिशन कम होता है, इसलिए उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। रशियन गैस के ऊपर डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो यूरोप में कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है। फिनलैंड 94% तक डिपेंड करता है रशिया के ऊपर, और नीदरलैंड जो है वो 11% तक डिपेंड करता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया की गैस, किसके लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी 43%, नेचुरल गैस के ऊपर 24%, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर 14%। अब यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि देखो डिपेंडेंसी तो है, अब चाहे तो हम अपने को चेंज कर सकते हैं, लेकिन रातों रात चेंज नहीं किया जा सकता। रातों रात ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे या फिर अदर कंट्रीज से जो भी चीज़ें हैं वो मंगा लेंगे, हम नेचुरल गैस को सप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो रशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बनाए गए, पाइपलाइन सिस्टम रखा गया है। अगर हम यूएस से भी इम्पोर्ट करेंगे तो यूएस से इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे, हम सी वाटर का यूज़ करते हुए हम इम्पोर्ट करेंगे, तो एक हैवी बल्क लेवल पर जो इम्पोर्ट है वो नहीं हो पाएगा, और जो इम्पोर्ट किया जाएगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा। तो ये सारी जो इशू हैं, इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो भी प्रोसीजर चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होगा तो जो प्राइजेस, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस हाइक होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक इशू जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी तरफ से बात रखी है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है, इंडिया चाहे तो हम मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि हम रशिया को छोड़ दें, लेकिन इंडिया के लिए दोनों ही कंट्रीज मेंटेन रखती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी और रशिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो रशिया के साथ में जो इशू चल रहा है, हमारे जो भी ट्रेड रिलेशंस हैं उनको हम ख़त्म नहीं करेंगे। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूरोपियन टूर पर रहेंगे, इसको लेकर के यहाँ पर बोला है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पॉलिसी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि अगर जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट नंबर लेकर के आते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाए, और जो सीट वैकेंट रहती हैं फिर ओबीसी कैटेगरी की, वहाँ पर अदर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए कैटेगरी के। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो बांग्लादेश की विजिट पर हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होगा, जिसमें ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, कनेक्टिविटी होगी, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरएबी क्या है, रैपिड एक्शन बटालियन, जिसके ऊपर यूएस ने सक्सेस लगा दिए कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई उसमें इनका रोल था। तो इसको लेकर के यहाँ पर बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दे और इसके ऊपर जो भी सैंक्शंस है उसको लिफ्ट करवाने में इंडिया हेल्प करे। यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्लैश हुआ उससे एक बात क्लियर हमें हो गई कि हर एरिया में इंडिया को सेल्फ रिलायंस होना है, कि अगर किसी भी कंट्री के साथ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो तो हमें किसी अदर कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी हो वो ज़्यादा नहीं हो, ताकि हमें इशू जो है वो फेस करने पड़े। ओके, तो अपने आप को सेल्फ रिलायंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर बाइडेन ने प्रपोज किया है यूएस के प्रेसिडेंट ने कि $33 बिलियन का हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर देखिए, सी जिनपिंग जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, एक नया अलायंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि क्वाड ग्रुप
क्वेड ग्रुप को जो है वो एक तरीके से चैलेंज कर सकें। आपका क्वेश्चन ये है कि क्वेड ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।